आज मैं आपको तारीख के सफ़ों से एक इंतहाई इंटरेस्टिंग वाक़या सुनाना चाहता हूँ। आज से एग्जैक्टली 100 साल पहले पेश आने वाला वाक़या, द बावला मर्डर केस। इस मर्डर ने ब्रिटिश राज को हिला के रख दिया था। इस मर्डर के अंदर तमाम वो एलिमेंट्स थी जो प्रेस के लिए इंतहाई ज़्यादा सेंसेशनल थी। एक बहुत मशहूर उभरता हुआ यंग बिजनेसमैन अब्दुल कादिर बावला। इसी वाक़ये के अंदर एक और कैरेक्टर, एक तवाइफ का कैरेक्टर है जो मुमताज़ बेगम थी, जो अपने ज़माने की इंतहाई मशहूर, इंतहाई खूबसूरत तवाइफ समझी जाती थी। इस वाक़ये के अंदर एक कैरेक्टर और है जो एक महाराजा का कैरेक्टर है, द महाराजा ऑफ इंदौर, तुकुजी राव होलकर द थर्ड। जब ये वाक़या पेश आया, जब ये मर्डर पेश आया, तो इस मर्डर में चूँकि बहुत ज़्यादा उस ज़माने के ताकतवर मशहूर लोग थे, तो ब्रिटिश राज को ये परेशानी पड़ गई कि इस मसले को हल कैसे किया जाए, कवर अप कैसे किया जाए। तो ब्रिटिश राज ने एक वकील का इस्तेमाल किया जो उस ज़माने के सबसे मशहूर, सबसे माहिर वकील थे। इन वकील का नाम आपको इस वीडियो के आखिर में पता लगेगा और आप हैरान हो जाएंगे कि इस किस्म का वाक़या जो है वो तारीख़ के सफ़ों में अब हम क्यों नहीं पढ़ते। मेरा नाम इमरान है और आप सुन रहे हैं मेरी सोच। तारीख़ है जी 12 जनवरी 1925, 12 जनवरी 1925। एक चमकती हुई नई गाड़ी गुजर रही है मलाबार हिल्स, बॉम्बे के इलाके से। इस गाड़ी में अब्दुल कादिर बावला, जो एक यंग मेमन मुस्लिम कम्युनिटी से तल्लक़ रखने वाले बिजनेसमैन है, टेक्सटाइल्स के बिजनेस से इनका तल्लक़ है। इस गाड़ी में उनके साथ मुमताज़ बेगम है। मुमताज़ बेगम अपने ज़माने की बहुत मशहूर तवाइफ है, 22 साल उनकी उम्र है। मुमताज़ बेगम की एक बैक स्टोरी भी है और वो बैक स्टोरी ये है कि मुमताज़ बेगम अब्दुल कादिर बावला से तल्लुकात कायम करने से पहले एक महाराजा के हरम में रहा करती थी, जहाँ से वो निकल के अब्दुल कादिर बावला साहब के साथ रहना शुरू हो गई। शाम का टाइम है और अचानक गाड़ी के ऊपर कुछ लोग हमलावर होते हैं। बहुत सारी गोलियां बरसाई जाती हैं गाड़ी के ऊपर और गोलियों की बौछार में अब्दुल कादिर बावला की मौके पे हलाकत हो जाती है। कुछ ब्रिटिश आर्मी के सोल्जर्स पास से गुजर रहे थे, जब उन्होंने गोलियों की आवाज़ सुनी तो वो गाड़ी की तरफ लपके और इसी असना में एक शख्स को पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। मुमताज़ बेगम को अस्पताल ले जाया जाता है, वहाँ पे जाके उनकी जान बच जाती है। ब्रिटिश राज का दौर है। उस ज़माने के जो पुलिस कमिश्नर हैं बॉम्बे के, उनका नाम पैट्रिक केली है। इन्वेस्टिगेशन पैट्रिक केली को दी जाती है। जो शख्स ब्रिटिश आर्मी ने, ब्रिटिश सोल्जर्स ने गिरफ्तार किया है, उसको पेश किया जाता है, उससे इंटेरोगेशन की जाती है और इस इंटेरोगेशन के नतीजे में जो ताने बाने हैं इस कत्ल के, वो बहुत बड़ी, बहुत ताकतवर रियासत जो ब्रिटिश राज के अंदर है, हिंदुस्तान की रियासत, उसके महाराजा तुकुजी राव होलकर से जाके मिलते हैं, जो इंदौर के महाराजा हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए एक मसला खड़ा हो जाता है। ख्याल ये किया जाता है कि कोई छोटा मोटा महाराजा होता तो उसको इंडाइट कर दिया जाता इस केस के अंदर। मगर उस ज़माने की हुकूमत, 1925 की हुकूमत, जो पहली जंग अजीम के बाद पहले ही लड़खड़ाई हुई थी, उनका ये ख्याल होता है कि इतने ताकतवर महाराजा को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जो उस ज़माने की ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो पुलिस कमिश्नर पैट्रिक केली को हुक्म देती है कि इस इन्वेस्टिगेशन को स्लो कर दिया जाए और इस इन्वेस्टिगेशन को करने के बाद जो पहले हक़ाइक़ हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने पहले रखे जाएं। पैट्रिक केली जो है वो इनकार कर देते हैं। वो ये कहते हैं कि महाराजा क्लियरली इंडाइट हो रहे हैं। ये जो लोग जिन्होंने गाड़ी पे गोलियां बरसाई हैं, ये लोगों का तल्लक जो है वो डायरेक्टली महाराजा से जाके मिलता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट सोच में पड़ जाती है। पैट्रिक केली रिज़ाइन करने का बोलते हैं कि अगर महाराजा को अरेस्ट नहीं किया गया तो पैट्रिक केली रिज़ाइन कर देंगे। एक कन्नड्रम बन जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए कि इस मसले का हल कैसे तलाश किया जाए। मुमताज़ बेगम भी प्रेस में बयान दे रही हैं कि महाराजा ऑफ इंदौर जो है वो डायरेक्टली मुलव्विस है गाड़ी के ऊपर गोलियां चलाने के अंदर, चूँकि उनको महाराजा ऑफ इंदौर को मुमताज़ बेगम से मोहब्बत है और वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि वो किसी और शख्स से तल्लुकात कायम करें। इस सारे मसले के ऊपर जब ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश राज की गवर्नमेंट गौर करती है, तो एक शख्स उनको ऐसे नज़र आता है पूरे हिंदुस्तान के अंदर या शायद पूरी दुनिया के अंदर, जो इस लीगल मसले का हल निकाल सकता है। यहाँ पे हम ये बताते चलें कि जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया था मौके से, उसका नाम आनंद राव गंगाराम फांसी था। उस शख्स को डायरेक्टली इंडाइट किया गया था इस कत्ल के अंदर
और महाराजा के बारे में अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट फैसला नहीं कर सकी थी। तो उस शख्स का, उस कानूनदान का, उस लॉयर का इंतखाब किया जाता है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस मसले से निकालता है। और 1925 में पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक शख्स, एक ऐसा लॉयर था जिसकी मशहूरी ये थी कि ये शख्स केस नहीं हारता, जिसके पास एनालिटिकल थिंकिंग है, लॉजिकल जहन है, कानून के ऊपर उसकी गिरफ्त शायद पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। और उस शख्स का नाम था मोहम्मद अली जिन्ना, M.A. जिन्ना। 1947 में जब हिंदुस्तान की पार्टीशन हुई तो मोहम्मद अली जिन्ना कायद आज़म बन के पहले गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के। मगर ये ज़माना जो है ये 1925 का ज़माना है जब उनकी लॉ प्रैक्टिस का जो सिक्का है वो पूरे हिंदुस्तान में बैठा हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना साहब को रिक्वेस्ट की जाती है कि वो इस केस में ब्रिटिश गवर्नमेंट की मदद करें। वो अपनी कानूनी महारत से और वो अपनी कानूनी दलाइल से अदालत को, जो कि जस्टिस L.C. क्रम्प की अदालत है, उसमें अदालत को ये कन्विंस कर लेते हैं कि सबसे पहले आनंदराव गंगाराम फांसी को तख्ते दार पे ना लटकाया जाए, यानी उनको सजाए मौत ना दी जाए। और उसके बाद वो ऐसा सेटलमेंट करते हैं अदालत के साथ और ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, जिसकी रूह से तुकूजी राव होलकर को ये ऑफ़र की जाती है कि अगर आप अपनी कुर्सी को, अपनी हुकूमत को एब्डिकेट कर दें और अपनी रियासत को अपने बेटे के हवाले कर दें तो आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, आपका जो मसला है इसको हल कर दिया जाएगा। इस कॉन्ट्रैक्ट को, इस सेटलमेंट को तमाम पार्टियां एक्सेप्ट कर लेती है, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए भी ये बात ठीक होती है। तुकूजी राव महाराज की जान बच जाती है। जान इस तरह बच जाती है कि उनको इंडाइट नहीं किया जाता इस कत्ल के अंदर, और उनको जो हुकूमत है वो अपने बेटे को दे देने का कह दिया जाता है। और मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो इस केस के बाद इस बात का सिक्का बन जाता है कि उनसे ज़्यादा माहिर वकील पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। हिंदुस्तान के उस ज़माने के अखबारात, हिंदुस्तान के अंदर उस ज़माने की जो टैबलॉइड प्रेस थी, वो उनकी तारीफ़ों के पुल बांध देती है कि एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस जो है वो एक कानूनदार ने, एक वकील ने अपनी महारत से कैसे हल किया। इसकी आफ्टर स्टोरी ये है इस मर्डर की कि इस मर्डर के ऊपर एक फ़िल्म भी बनी उस ज़माने में, और इस मर्डर को जब टैबलॉइड में बहुत ज़्यादा उछाला गया तो हॉलीवुड ने मुमताज़ बेगम को ऑफ़र की कि आप हमारे पास आके फ़िल्में बनाएं। अपने ज़माने की वो मशहूर तरीन, खूबसूरत तरीन खातून थी। इवेंचुअली मुमताज़ बेगम जो है वो हॉलीवुड चली गई और उनकी वफ़ात जो है वो अमेरिका में हुई। अब्दुल कादिर बावला साहब के बारे में इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं पता कि उनकी डेथ के बाद उनकी फैमिली ने एक दफ़ा वावेला किया और फिर वो तारीख़ के सफ़ों में कहीं गायब हो गए। तुकूजी राव होलकर इवेंचुअली उन्होंने एक अमरीकी खातून से शादी कर ली और अपनी ज़िंदगी जो है वो बाकी आराम से बसर की। ब्रिटिश राज का झंडा जो है वो 14 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान पे बैठ गया और एक रियासत इंडिया का क़याम हुआ और दूसरी रियासत पाकिस्तान का क़याम हुआ। और इंटरेस्टिंगली जिस शख्स को ब्रिटिश राज ने इस्तेमाल किया था अपने मसले से, अपने क्राइसिस से निकलने के लिए, उसी शख्स ने दूसरी रियासत पाकिस्तान का क़याम वो अमल में लाया। उसका पहला गवर्नर जनरल भी हुआ और उसके अलावा कायद आज़म, फाउंडिंग फादर ऑफ पाकिस्तान का लक़ब आज उसको दिया जाता है। इस कहानी को पहली टैबलॉइड कहानी करार दिया जाता है जो हिंदुस्तान में पेश आई, यानी इस मर्डर को उस ज़माने में अखबारात को बेचने के लिए, मशहूरी हासिल करने के लिए रोज़ाना इस कहानी के ऊपर लिखा जाता था। मगर हम तारीख़ में शायद इस किस्म की कहानियाँ नहीं पढ़ते। इस किस्म के छोटे मोटे वाक़यात से हमें अपनी तारीख़ का पता चलता है, हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है, कोई इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है। वो लोग जिनको आज हम दूसरी तरह से समझते हैं, उन लोगों के बारे में ज़्यादा डिटेल में पता चलता है कि वो अपनी ज़िंदगी में उनके और कौन कौन से रुख थे जिनके बारे में हमें नहीं पता। तो मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। इस कहानी के अंदर से जो इंट्रीग का एलिमेंट है, एक महाराजे का, एक ताकतवर मशहूर बिजनेसमैन का, एक तवाइफ का और एक वकील का और एक राज का, इस एलिमेंट, इस कहानी के अंदर हर वो एलिमेंट मौजूद है जो इसके अंदर उस ज़माने से लेके आज तक इस कहानी के अंदर एक इंटरेस्ट कायम रखेगी। बहुत शुक्रिया।